तो नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश भागवतकर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम चल गया है, हमारे चैनल का नाम फूड एंड हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, पहले हम अपने चैनल पर फूड के वीडियोस अपलोड किया करते थे, लेकिन जब हम फूड वीडियो बनाने जाते थे तो लोगों के बीच में बैठते थे और उनसे कई तरह की कहानियां हमें सुनने को मिलती थी। उनमें से बहुत सारी स्टोरीज हॉरर होती थी। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे चैनल पे आप लोगों को दोनों तरह का मज़ा दिया जाए। तो पहले खाने का, उसके बाद किस्से कहानियों का। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और जैसा कि अपना चैनल नया है, तो कहानी की शुरुआत भी मैं अपने ऊपर घटित जो घटनाएं हैं उन्हीं के ऊपर आपको कहानी सुनाऊंगा, 2-3 कहानियाँ। उसके बाद आप लोगों के द्वारा भेजी गई स्टोरीज या आप लोगों के द्वारा शेयर की गई स्टोरीज बनाने का प्रयास करूंगा, या फिर संभव हो सके तो हम आसपास के क्षेत्रों में घूमेंगे और वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे कि उनके लाइफ में कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर ऐसी कुछ घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटित हुई हैं तो हम उनसे मिलकर उनके मुंह से वो कहानियाँ सुनेंगे और वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी है मेरे बचपन की, जब मैं छोटा था। लगभग मेरी उम्र 7 से 8 साल रही होगी। उस समय मेरी जो बड़ी माँ थी, उनकी ड्यूटी यहाँ जबलपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है जिसका नाम है पुष्पाल। तो उस समय काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे और सड़कें भी कच्ची थी, यानी कि जो गिट्टियों से बना होता है उस टाइप का सड़क था, डामरीकरण नहीं हुआ था। और रास्ते में पड़ता है दोस्तों 65 किलोमीटर की दूरी पर सुकमा कोंटा जाने वाले रास्ते का नाम आपने सुना होगा। तो उस रास्ते पर है एक तोंगपाल नाम का गांव, और अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है वो। किसी ज़माने में काफ़ी छोटा सा था। तो वहाँ तक सड़कें अच्छी थी। उसके बाद जब हम लोग 15 किलोमीटर लेफ्ट साइड की तरफ अंदर की ओर जाते थे तो सड़क काफ़ी कच्चे थे, और उस समय मात्र एक ही बस चला करती थी, राज्य परिवहन की। और उसी बस पे हम यहाँ से शाम को निकलते थे और रात के लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे वहाँ हम लोग पहुँच जाया करते थे। तो ऐसे ही किसी दिन गर्मियों का समय था, छुट्टियाँ चल रही थी, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे भेजा कि जाओ अपनी बड़ी माँ के यहाँ, अगर घूम के आना है तो आप वहाँ जाओ, बाद में अपनी बड़ी माँ के साथ में वापस आप जबलपुर आ जाना। तो बचपना था मेरा, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, घूमने का अवसर मिल रहा है तो बड़ी माँ के घर ही चलते हैं। तो एक आंटी थी, उनके साथ मैं जगदलपुर से निकला और पहुँच गया पुष्पाल। तो रात के लगभग 9-10 बजे वहाँ पहुँचने के बाद मैंने खाना वाना खाया और रात को सो गया। तो जो पहली रात थी बहुत अच्छी गुजरी। रात में नींद आ गई, सवेरे नींद खुला। जो नित्य कम होता है उसे निपटाने के बाद मैं आसपास खेलने लगा, काफ़ी देर खेला कूदा। और जो मेरी बड़ी माँ थी, उनका जो जॉब था वो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता थी। और मेरी बड़ी माँ के बारे में बता दूं कि बचपन में पोलियो के कारण उनका एक जो पैर था वो सही नहीं था और धीरे धीरे चलती थी। लेकिन लगभग 2 किलोमीटर के लगभग दूर उनकी जहाँ ड्यूटी थी, जो आंगनबाड़ी केंद्र था, वहाँ तक वो पैदल ही आना जाना करती थी। और जबकि आज सड़कें हैं, वाहन हैं, उस समय ऐसी कोई साधन नहीं थी, तो पैदल ही उन्हें आना जाना पड़ता था। तो उनके इस परिश्रम, इस मेहनत, इस हिम्मत को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज के समय में हम लोग जहाँ कुछ ही दूरी पर जाना होता है तो गाड़ियों का साधन सहारा लेते हैं और कई तरह के साधन ढूंढते हैं। और उस समय आज से लगभग 30 से 35 साल पहले मेरी जो बड़ी माँ थी वो पैदल 2 किलोमीटर आया जाया करती थी, और इतने घने जंगल थे कि उस समय जानवरों का बहुत डर हुआ करता था।
तो यह वीडियो एक तरह से मैं अपनी बड़ी माँ को ही समर्पित करता हूँ। उनके नाम से है, उन्हीं के जहाँ पे वो नौकरी किया करती थी उस क्षेत्र के बारे में। तो आगे कहानी में बढ़ते हैं। और हुआ क्या दोस्तों, मैं नहा धोकर खा पी कर तैयार हो गया। उसका जो आंटी जी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि अभी यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो कोई है नहीं तुम्हारे दोस्त, चलो अब तुम्हारी बड़ी माँ के पास तुमको छोड़ देती हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी माँ का ड्यूटी है वहाँ रहना, फिर मैं वहाँ से किसी काम से निकल जाऊंगी। तो मैंने भी कहा चलिए साथ में चलते हैं। तो लगभग 11:30 पौने 12 का समय था। तो हम मेन रोड से होते हुए आने लगे। तो जो आंटी थी मेरे साथ उन्होंने मेरे एक हाथ को पकड़ा हुआ था और हम लोग चल रहे थे। गर्मियों का समय था, काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे। धीरे 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 जैसे हम लोग आगे बढ़े और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया। उसके बाद सामने बस्तियां दिखने लगी और जैसी बस्तियां दिखी तो मेरी आंटी ने कहा कि थोड़ी दूर पे जो मकान नज़र आ रहे हैं वहीं पे आपकी बड़ी माँ की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो है, तो वहाँ आपको छोड़ दूंगी, चलिए। तो हम लोग बात करते करते जाने लगे। तभी अचानक मेरी नज़र एक छोटे से गुड़ी गुड़ी कहा जाए तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बस्तर में छोटे छोटे मंदिर होते हैं जहाँ पे ग्राम देवी देवताओं को पूजा जाता है। उनके नाम से एक छोटा सा मंदिर नुमा एक कोना होता है, एक क्षेत्र होता है जहाँ पे कुछ मूर्तियों को स्थापित करके ग्रामीण वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ थी, हाथी घोड़े इन सब की। तो जैसा कि मेरी उम्र थी 7-8 साल का मैं रहा हूँगा, तो अचानक मेरा जो ध्यान था वो उन मूर्तियों के ऊपर गया कि कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। काश कि मुझे मिलती तो मैं खेलता इन चीज़ों से। तो ऐसा सोचते सोचते मैं जा ही रहा था। तो मेरी जो आंटी जी थी वो उन्होंने मुझसे कहा कि चल इधर उधर मत देख, सीधे चल। तो मैं उनसे पूछने लगा कि आंटी ये मूर्तियाँ यहाँ क्यों रखी हुई हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों को मत देख, चल अभी समय सही नहीं है, आगे चल बाद में बताऊंगी इस बारे में। तो उस समय मैं नहीं समझ पाया और तभी अचानक बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी और एक ठंडे हवा का झोंका मुझसे आकर लगा। तो मैं बहुत खुश हो गया, गर्मियों का दिन था, जैसी ठंडी हवाएं चली तो दिल खुश हो गया मेरा। और मैंने आंटी से कहा आंटी मस्त हवा चल रहा है यहाँ तो आंटी ने कहा कुछ मत बोल चल। और आंटी कुछ कुछ बड़बड़ाती सी लग रही थी और चली गई आगे। तो मैं भी आगे उनके साथ चला गया और जैसा 12 बजे के लगभग की समय रही होगी तो मैं अपनी बड़ी माँ के पास गया और वहाँ जाकर बड़ी माँ से मिला। और शाम के समय जब बड़ी माँ की छुट्टी हुई ड्यूटी से तो मैं उनके साथ में वापस आ गया और वापस अपने घर आए, बड़ी माँ के घर, और वहाँ पे खाना वाना खाकर मैं सो गया। तो जैसे ही रात के 12 बजे तो मुझे उल्टी सी आने लगी और उल्टी आई तो मैंने पूरा कोशिश किया उल्टियों को रोकने का, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ और थोड़ा सा उल्टी मैंने खाट के नीचे से सिर झुकाकर कर दिया। मेरी बड़ी माँ की नींद खुली, उन्होंने पूछा क्या हो गया। मैंने कहा कि बड़ी माँ मुझे उल्टी हो रही है, तो चल बाहर चल, ऐसा कहकर मुझे बाहर निकालना। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ ज़्यादा उल्टी नहीं हुआ। फिर मैं आकर जैसे ही बिस्तर में लेटा फिर से मुझे उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं बाहर निकलता था, फिर उल्टियाँ उतनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे बिस्तर में सोता था भयानक उल्टी होता था। तो ऐसे ही करते करते रात के 12 बजे से लगभग सुबह के 4 बजे तक मुझे लगातार उल्टियाँ होती गईं। और इन उल्टियों में सबसे बड़ा जो सोचने वाली अगर बात कही जाए तो यह थी कि जब मैं उल्टियाँ कर रहा था तो एक साधारण सा व्यक्ति अगर उल्टी करेगा तो कुछ मात्रा में उल्टी करेगा, लेकिन मेरी जो उल्टियाँ हो रही थी वो ऐसी नहीं थी कि मैंने खाना खाया है और वो उल्टी हो रहा है, नहीं, वो ऐसी थी जैसे कच्चे चावल उल्टी करने पर बाहर निकल रहे हैं और लगातार कच्चे चावल ही निकल रहे थे, ऐसे कि 8-10 किलो कच्चे चावल मैंने खा लिए हूँ।
और आप लोग को जैसे मालूम है मेरी उम्र कितनी रही हो, तो 7-8 साल की उम्र में कोई बच्चा ज़्यादा ज़्यादा कितना खाएगा, कोई यंग आदमी भी उतना खाना नहीं खा सकता। लेकिन वहाँ पे कच्चे चावल का ढेर लग गया था जहाँ मैं उल्टी कर रहा था, सिर्फ कच्चे चावल। और ऐसे थे जैसे पानी में भिगो कर उन चावलों को रखा गया है। तो इसी तरह से सुबह हुई और मेरी हालत मस्त हो चुका था, मैं मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से हमने कहा कि ऐसी-ऐसी घटना है हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे जो बड़ी माँ है उन्होंने बताया कि इसको उल्टी हो रहा है रात से। तो डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइज़निंग के कारण ऐसा हुआ होगा। तो मेरी बड़ी माँ ने कहा कि सर कच्चा चावल, जब ये उल्टी कर रहा है तो कच्चे चावल बाहर आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है बच्चा है, लालच में इसने कच्चे चावल ऐसे चबा-चबा कर खा लिए होंगे और वो खाना पचा नहीं है इसलिए उल्टी हो रहा है। तो इस तरह हम लोग डॉक्टर के पास गए, वहाँ से आ गए और जो दवाइयाँ दी थी मैंने उन्हें खाया। उसके बाद फिर रात हो गई, हम खाना-वाना खाए, फिर सो गए। फिर जैसे ही रात के 12 बजे पहले रात वाली जो घटना थी वो फिर से चालू हो गई। फिर मुझे उल्टियाँ चालू हो गई और इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो शायद खिचड़ी-विचड़ी मैंने खाया था। तो फिर से वही, फिर से रूटीन चालू, फिर से उल्टी होने लगी। तो बड़ी माँ समझ गई कि ये फूड पॉइज़निंग के कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इसे खाना दिया है, दिन में भी इसका स्वास्थ्य सही नहीं था तो इसने कुछ खाया नहीं और रात को फिर से ऐसा हो रहा है, फिर से कच्चा चावल। तो वो समझ गई कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में शायद डॉक्टरी इलाज से काम नहीं हो सकता, इसे किसी को दिखाना होगा। तो हमारी बड़ी माँ की जहाँ ड्यूटी थी, वहीं उनकी जो सहायिका थी, उन्हें मैं बड़ी माँ कहता था, तो उनके जो हस्बैंड थे, उन्हें हम बड़े बाबा कहते थे, तो वो तंत्र मंत्र, झाड़ फूक ये सब किया करते थे। तो दूसरे दिन फिर हम सीधे उनके पास गए और बड़ी माँ मुझे लेकर गई और फिर उन्हें बताया कि ऐसा-ऐसा इसके साथ हो रहा है। तो उन्होंने, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चावल देखा करते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसा चावल हाथ में छुआते हैं और उस चावल को लोग देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि इस तरह की घटना, जैसे सिरहा कहते हैं हमारे क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, तो वो भी सिरहा गुनिया ऐसे कुछ थे। तो उन्होंने फिर देखा और फिर जो घटना मेरे साथ हुई थी, जैसे कि हवाओं का चलना और मेरा मूर्तियों की तरफ ध्यान आकर्षित होना, तो इस विषय में उन्होंने मुझसे एकदम सटीक पूछा कि कितने बजे के लगभग तू वहाँ से गुजर रहा था? तो बच्चा था, मुझे तो समय का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि आंटी के साथ इतना-इतना टाइम मैं आया होऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तूने मूर्तियों को देखा था क्या वहाँ पे? मैंने कहा हाँ, तो उस समय हवा चल रहा था ठंडा-ठंडा, तो मैंने कहा हाँ। तो वो समझ गए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उन्होंने एक छोटी-सी काली कलर की मुर्गी मँगवाई और छोटा मुर्गा बोलने से दोस्तों अगर कहा जाए तो लगभग आधा किलो के लगभग का वो रहा होगा मुर्गा। तो उस मुर्गी को मँगाया और जो-जो उन्होंने पूजा-पाठ करना था, पूजा-पाठ किया और फिर मुझे जाने दिया। तो फिर मैं घर आ गया, रात हुई, खाना-वाना खाए, हम सो गए। तो उस रात मुझे कुछ नहीं हुआ। वो रात बहुत अच्छी नींद आई, उल्टी नहीं हुई, कुछ नहीं, तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ, मुझे अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन हमारे जो बगल में लोग थे, उन्होंने पूछा मेरी सेहत के बारे में। तो बगल में एक अंकल रहा करता था, मैं उन्हें मामा-मामा कहता था। तो उन्होंने बोला अभी तेरा स्वास्थ्य अगर सही है तो मैंने चिकन लाया है, चिकन खाओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, बच्चा मन लालच रहता ही है। तो मैंने कहा हाँ मामा दीजिए मैं खाऊँगा, अब मुझे उल्टी-वुल्टी नहीं हो रही है। तो उन्होंने भी मुझे सब्ज़ी दी, मैंने सब्ज़ी को खाया, खाना खाया, सो गया। फिर उस रात फिर से वही घटना मेरे साथ फिर दोबारा होने लगी। फिर रात के जैसे ही 12 बजे फिर मुझे उल्टी आने लगी, फिर से वही कच्चे चावल निकलने लगे। फिर रात भर मैं परेशान रहा। फिर अब क्या करते हैं, सुबह होने का इंतज़ार किया हमने। सुबह फिर वापस से हम गए उन्हीं बड़े बाबा के पास और उन्होंने फिर से हमें हमारी समस्या को हमने बताया कि ऐसा-ऐसा फिर से चालू हो गया है। उन्होंने पूछा कि रात में तूने क्या खाया था? मैंने बोला रात में खाना सब्ज़ी खाया था, चिकन। उन्होंने बोला कि चिकन, और वो चिकन कौन-सा? तो दोस्तों
उस समय जो बॉयलर चिकन होते थे, ब्रॉयलर ये सब मिला नहीं करते थे, तो उस समय देसी चिकन ही मिला करते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में आज तो हर जगह बॉयलर चिकन मिलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, केवल देसी चिकन ही मिलते थे। तो मैंने बताया कि जो मामा थे, उन्होंने सब्जी बनाया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि चिकन का सब्जी बना हुआ खाएगा क्या? तो मैंने हाँ कर दी थी और वही सब्जी मैंने खाया था। तो वो बड़े बाबा जो थे उन्होंने बोला कि बेटा हुआ ऐसा कि जो पूजा पाठ मैंने तेरे ऊपर से करके उतारा था, जो भी तुझे हुआ था समस्या, तो उस समस्या को उतार कर मैंने उस मुर्गे पे डाला था। और उसी मुर्गे को खरीद कर, वो जो तुम्हारे मामा श्री लगते हैं जो रिश्ते में, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, खरीद कर ले गए और उसी का सब्जी बनाकर वापस से फिर से तुमने उसे खा लिया। तो ये जो समस्या है वापस से फिर तुम्हारे अंदर चली गई है। तो इसलिए एक बार फिर से एक छोटा सा मुर्गा लाओ, जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हो, और उस मुर्गे को लेके आओ काले कलर का। फिर से मुझे वही प्रक्रिया दोहराना पड़ेगा। फिर से हमने एक मुर्गा ढूंढा, मुर्गा ले जाकर दिया और उसके बाद फिर से पूजा पाठ करके, उसके बाद पता नहीं उस मुर्गे को वो खा गए कि क्या क्या नहीं मालूम। उसके बाद उस मुर्गे के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली। फिर रात को फिर से मैंने खाना खाया, मैं सो गया, मुझे ठीक लगा। फिर अगले दिन फिर से मैं बड़े बाबा के पास गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि अब कैसा स्वास्थ्य है? तो मैं बोला ठीक है, अब उल्टी होना बंद हो गया, उल्टी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि समझाई। मैं बच्चा था और आज तक उस बात को मैं नहीं भूला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो, होता क्या है जब हम किसी भी नए क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ के ग्राम देवी देवता होते हैं, वहाँ की कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हम अनजान होते हैं। और कभी अज्ञानतावश हम उन देवी देवताओं के घूमने का जब समय होता है, विचरण का समय होता है, तो उनके समक्ष यानी सामने आ जाते हैं। तो उनके घूमते फिरते समय अगर उनके द्वारा जो परिक्रमा जो पथ होता है उनका, उस ओर आ जाते हैं, तो एक झटका सा लगता है हमें उनके द्वारा। उनकी शक्ति का एक छोटा सा अंश होता है, वो हमारे शरीर से अगर टकरा जाए तो हमारे शरीर में, हमारा जो इंसानी शरीर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई तरह की समस्याएं हमें होने लगती हैं। तो कभी भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक चीज का विशेष ध्यान देना जरूरी है कि बेटा कभी भी तुम, चाहे कोई भी स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई गुड़ी दिख जाए, कोई भगवान का मंदिर दिख जाए, तो कभी भी उसे अनदेखा मत करो, उसे इग्नोर मत करना। उस जगह के बारे में भले तुम नहीं जानते हो कि वो कौन सा देव है, तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा कोई पूजा पाठ वाला स्थल दिखे, तो उसे आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप गाड़ियों में चल रहे हैं, तो गाड़ियों से अगर जा रहे हैं तो जय भगवान कहकर मन ही मन में नाम लेकर चले जाएं, या एक हॉर्न बजा के उन्हें आदर स्वरूप हॉर्न बजाकर चले जाएं। अगर आप इस तरह से उनका आदर सत्कार मान सम्मान करेंगे, तो वो चीजें आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगी, कभी हार्म नहीं करेंगी। तो उस घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक उसी गांव में था और मैंने पढ़ाई की, उसी गांव में पढ़ा मैं 3 साल। लेकिन 3 सालों में दिन हो रात हो, मैं हर क्षेत्र में घूमता था, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता था कि कभी भी कोई भी ऐसा स्थल दिख जाए पूजा पाठ वाला, तो वहाँ बगैर हाथ जोड़े, बगैर जय भगवान भगवान का स्मरण किए बगैर वहाँ से नहीं जाता था। और वो आज भी सतत जारी है। मैं कहीं भी गुजरता हूँ, अगर नहीं देख पाया किसी चीज को तो नहीं करता, लेकिन अगर मेरी नज़र किसी भी छोटे से मंदिर या गुड़ी कहे जाने वाले स्थल, पूजा स्थल पर पड़ती है, तो मैं वहाँ पे हाथ जोड़ के जाता हूँ, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो। तो उसका एक असर होता है कि उसके बाद आज तक मुझे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। तो यह जो कहानी है, यह मेरी आप बीती है, मेरे साथ ये घटित हो चुका है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप लोग अपनी आप बीती या आपके द्वारा कोई सुनी सुनाई कहानियाँ
ऐसे कुछ घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से उस कहानी को आप तक पहुंचाएं या अन्य लोगों तक पहुंचाएं, तो मैंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पे आप मेल कर सकते हैं पूरी कहानियाँ बिल्कुल डिटेल्स में, और कोशिश करें कि हिंदी में लिख कर भेजें ताकि हमें समझने में और अन्य लोगों को समझाने में सुविधा हो। तो आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें और हम प्रयास करेंगे कि उस कहानी को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। तो यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की कुछ आप बीती घटनाएं और मेरे साथ हुई हैं तो आने वाले जो पार्ट हैं उस पे आप लोग उसे देखेंगे, और उसके बाद संभव हो पाया तो हम दूसरे लोगों की कहानियाँ भी लोगों तक साझा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से लोग नहीं मानते, लेकिन धार्मिक और पारंपरिक सांस्कृतिक दृष्टि से उन सब चीज़ों को हमें मानना होता है। तो कुछ भी हो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें नहीं दिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ का अस्तित्व नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हैं, जैसे भगवान हमें नहीं दिखते लेकिन हम मानते हैं भगवान को, देखते हैं। उसी तरह कई और भी पारलौकिक शक्तियाँ हैं जो हमें नहीं दिखती, तो उनका आदर सम्मान करें, मान सम्मान करें, और आप सदैव खुश रहेंगे, सही रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक खूबसूरत सी डरावनी कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।